वेलकम बैक टू लॉ विजिट। हमने इंटरनेशनल लॉ की सीरीज़ में ऑलरेडी 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, फिर हमने किया नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, देन हमने किया सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आज हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। हालांकि बहुत सिंपल है, मैं भी इसको सिंप्लीफाइड वे में आपको समझा दूंगा ताकि आपको दोबारा कभी इसमें कन्फ्यूजन ना हो। अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ, तो सबसे पहले एक बात याद रखना, म्यूनिसिपल लॉ का मतलब होता है डोमेस्टिक लॉ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो लॉ लग रहा है दैट विल बी इंडियाज डोमेस्टिक लॉ, या फिर हम इसको इंटरनेशनल लॉ की भाषा में कहेंगे म्यूनिसिपल लॉ। और इंटरनेशनल लॉ वो लॉ जो गवर्न कर रहा है सारे नेशंस को। तो अब इसके रिगार्डिंग 3 अलग अलग थ्योरीज हैं, एक है मोनिज्म, एक है डुअलिज्म और एक है हार्मोनाइजेशन थ्योरी। अब मोनिज्म थ्योरी क्या कहती है, हमें नाम से पता चलता है मोनो, मोनो का मतलब होता है वन। वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ दे आर पार्ट ऑफ ओनली वन कॉमन सिंगल लीगल सिस्टम। एक सिंगल लीगल सिस्टम है, एक सिंगल लीगल सिस्टम है, एंड उसी के दोनों पार्ट हैं, इंटरनेशनल लॉ भी और म्यूनिसिपल लॉ भी। ठीक है, डुअलिज्म जो है वो टोटली डायमेट्रिकली ऑपोजिट व्यू लेता है। वो ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं, दोनों बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं। और लास्टली हमारे पास आती है हार्मोनाइजेशन थ्योरी। वो ये कहती है कि दोनों जो हैं वो अलग तो हैं लेकिन उनको इकट्ठे काम करना चाहिए, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। उनको हार्मोनाइजेशन बनाकर काम करना चाहिए। और आज की डेट में हम हार्मोनाइजेशन थ्योरी को सबसे रेलिवेंट मानते हैं। पर आइए सबसे पहले हम समझते हैं मोनिज्म थ्योरी। तो सबसे पहली थ्योरी हमारे पास आती है मोनिज्म थ्योरी। मोनिज्म थ्योरी को दिया है हांस केल्सन ने, जो कि एक ऑस्ट्रियन जूरिस्ट हैं और लीडर है मोनिस स्कूल ऑफ लॉ की। अगर हम याद करें जूरिस्प्रूडेंस में, तो केल्सन ने एक बहुत फेमस थ्योरी दी है जिसको हम कहते हैं प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देयर इज अ पिरामिडिकल स्ट्रक्चर एंड सबसे ऊपर होता है हमारे पास ग्रंड नॉर्म। ग्रंड नॉर्म का मतलब क्या होता है, जो कि हमारा बेसिक लॉ होता है जिससे बाकी सारे लॉ एमिनेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ग्रंड नॉर्म है, एंड बाकी सारी लेजिस्लेशन या फिर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन वो सारे ऑर्डिनरी लॉ हैं जो कि ग्रंड नॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन से एम्पावर होकर आ रहे हैं। तो मोनिस का मानना ये है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि इंटरनेशनल लॉ और कॉमन लॉ एक ही सिस्टम के पार्ट हैं। ये इंटरनेशनल लॉ हो गया, ये म्यूनिसिपल लॉ हो गया, और ये हमारा कॉमन या फिर यूनिवर्सल लीगल सिस्टम हो गया। तो ये कहते हैं कि वो एक ही ग्रंड नॉर्म है हमारा, जो कि कॉमन लॉ है, कॉमन लीगल सिस्टम है, और उसी से दोनों इमर्ज होते हैं। और एक स्टैंडर्ड फाउंटेन हेड लॉ है जिसमें इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ दोनों उसके पार्ट हैं। तो वो बिल्कुल भी अलग नहीं है। वो ये कहते हैं कि दोनों रिजेंबल नहीं करते एक दूसरे को, बल्कि वो दोनों एक ही का पार्ट है। तो म्यूनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ आर पार्ट ऑफ वन कॉमन लीगल सिस्टम। तो ये थ्योरी है मोनिज्म की। अब इसी थ्योरी से इमर्ज होती है डेलीगेशन थ्योरी, जिसको मोनिस्ट सपोर्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को म्यूनिसिपल लॉ में अप्लाई करने के लिए कोई स्पेसिफिक डेलीगेशन या फिर लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई प्रिंसिपल है तो उसको हमें अगर इंडिया में अप्लाई करना है तो डेलीगेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें कोई भी एक्ट या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ क्योंकि एक ही है, एक ही लीगल सिस्टम के पार्ट है, तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल लॉ अपनी कंट्री में भी म्यूनिसिपल लॉ में भी अप्लाई हो जाएगा। तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इनटू म्युनिसिपल लॉ बाय वे ऑफ एनी लेजिस्लेशन और बाय वे ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो वो कहते हैं कि सिर्फ इंटरनेशनल नॉर्म क्रिएट होते हैं, और जैसे ही इंटरनेशनल नॉर्म क्रिएट होते हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं म्यूनिसिपल लॉ में। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है ये अटैच करती है प्राइमेसी टू इंटरनेशनल लॉ ओवर म्यूनिसिपल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है एज कम्पेयर टू म्यूनिसिपल लॉ अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ मोनिस्ट। तो मोनिस्ट थ्योरी से ही आती है डेलीगेशन थ्योरी। इनका मानना क्या है कि एक यूनिवर्सल लीगल सिस्टम है, इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ दोनों उसके पार्ट हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ में अगर कोई नॉर्म बन गया तो उसको म्यूनिसिपल लॉ में अप्लाई करने के लिए आपको कोई अलग से लेजिस्लेशन या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन की जरूरत नहीं है। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है हंगरी वर्सेस स्लोवैक रिपब्लिक 2012। तो इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी थे उनकी एंट्री स्लोवैक रिपब्लिक में बैन कर दी गई। तो हंगरी ने अपील करी यूरोपियन यूनियन की कोर्ट में अगेंस्ट स्लोवैक रिपब्लिक। तो कोर्ट ने ये रूल किया कि जो यूरोपियन यूनियन का लॉ है उसको रेड करना है, मस्ट बी रेड इन कॉन्सोनेंस विद इंटरनेशनल लॉ, यानी कि इंटरनेशनल लॉ की कॉन्सोनेंस में ही हमें यूरोपियन लॉ को रीड करना है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ इज पार्ट ऑफ यूरोपियन लॉ। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि उन्होंने मोनिस्ट थ्योरी को या फिर डेलीगेशन थ्योरी को ऑब्जर्व किया। उन्होंने बोला कि हेड ऑफ स्टेट एंजॉय करते हैं प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बोला कि यूरोपियन यूनियन के रूल्स के अकॉर्डिंग हालांकि कोई भी अगर एक नॉर्मल सिटीजन है तो वो किसी भी कंट्री में जा सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हंगरी के जो प्रेसिडेंट थे वो एज प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी जा रहे थे, तो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग स्लोवैक रिपब्लिक के पास पावर है कि वो डिसाइड करेंगे कौन सी स्टेट का प्रेसिडेंट उनकी कंट्री में आए, कौन सी का नहीं। तो उन्होंने बेसिकली क्या बोला कि यूरोपियन यूनियन का जो लॉ है उसको हमने रीड करना है इन कॉन्सोनेंस विद द इंटरनेशनल लॉ। तो इधर उन्होंने मोनिस्ट थ्योरी या फिर डेलीगेशन थ्योरी को अडॉप्ट किया
कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एग्जेक्टिव एक्शन टू अडॉप्ट इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ एक ही लॉ के पार्ट है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, डुअलिज्म। इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं वो हैं ट्राइपल एंड एंजिलोटी। एंजिलोटी की ये फोटो भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अब ड्यूलिस्ट जो है वो टोटली अलग व्यू लेके चलते हैं। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ अलग है और म्यूनिसिपल लॉ अलग है। इंटरनेशनल लॉ इज टोटली डिफरेंट, म्यूनिसिपल लॉ इज टोटली डिफरेंट, एंड वो म्यूनिसिपल लॉ को प्राइमेसी देते हैं ओवर इंटरनेशनल लॉ। हमने पहले क्या देखा, मोनिज्म में क्या था, इंटरनेशनल लॉ को प्राइमेसी दे रहे थे ओवर म्यूनिसिपल लॉ। यहाँ पे म्यूनिसिपल लॉ को प्राइमेसी दे रहे हैं ओवर इंटरनेशनल लॉ। वो कहते हैं इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों का डिफरेंट कैरेक्टर है। उसका रीजन क्या है, 3 रीजन देते हैं वो। पहला कि वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ के सोर्सेज ही अलग है। इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट, हमने देखा है। कहाँ से देखा है हमने, जब डेफिनेशन कर रहे थे तो हमने ओपनहेम की डेफिनेशन के हिसाब से देखा था दैट कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट जो है वो इंटरनेशनल लॉ को जन्म देती है। वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस होगी तो ट्रीटीज बन जाएंगी, इंप्लाइड होगी तो कस्टम बन जाएंगे। म्यूनिसिपल लॉ के अंदर विल ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट गिव्स राइज टू म्यूनिसिपल लॉ। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करें तो इंडिया की लोगों की विल म्यूनिसिपल लॉ को राइज देगी। सब्जेक्ट्स की बात करें तो इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट कौन होते हैं, स्टेट होते हैं, और म्यूनिसिपल लॉ के सब्जेक्ट कौन होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। हालांकि हमें पता है कि नई डेफिनेशन या फिर मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ के भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन म्यूनिसिपल लॉ के उस पर्टिकुलर म्यूनिसिपल कंट्री के ही सब्जेक्ट हैं इंडिविजुअल्स। सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो अलग अलग सॉवरन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी तो ऑन, ये जितनी भी सॉवरन कंट्रीज है वो उन सॉवरन कंट्रीज को गवर्न करता है, जबकि म्यूनिसिपल लॉ सॉवरन का लॉ है ओवर इंडिविजुअल्स। तो हमें पता है कि म्यूनिसिपल लॉ इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर, इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ। तो इन डिफरेंसेस को देखते हुए ड्यूअलिस्ट क्या कहते हैं, ड्यूअलिस्ट थ्योरी के प्रोपोनेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ बिल्कुल अलग हैं एंड उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो अब वहाँ पर हमने देखी डेलीगेशन थ्योरी, यहाँ पे ऑपोजिट थ्योरी है ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इस थ्योरी को सपोर्ट करें डुअलिस्ट, वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा म्यूनिसिपल लॉ में अनलेस उनको म्यूनिसिपल लॉ एक लॉ पास कर म्यूनिसिपल लॉ एक लॉ पास कर उसको अप्लाई करे। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटरनेशनल लॉ बन गया तो ऑटोमेटिकली वो इंडिया में अप्लाई नहीं होगा, इंडिया के पार्लियामेंट को या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को उसके रिगार्डिंग कोई लॉ बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको वो अप्लाई कर सकते हैं। और हमें पता है कि आर्टिकल 253 के अकॉर्डिंग ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा तभी उसको अप्लाई किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रीटीज जो कि एक तरह से प्रॉमिस होते हैं और म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन वो जो एक तरह से कमांड होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जॉन ऑस्टिन वाला एलिमेंट आ जाता है। हम ये मानते हैं कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन, तो वो कहते हैं कि म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन अलग चीज़ है क्योंकि ये सॉवरन की कमांड है, जबकि अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रीटी की तो एक तरह के प्रॉमिस है। तो देयर मस्ट बी अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन द फॉर्म ऑफ म्यूनिसिपल लॉ। तो कहने का मतलब कि जब तक ट्रांसफॉर्मेशन या फिर स्पेसिफिक अडॉप्शन नहीं होगी किसी इंटरनेशनल नॉर्म की, इंटरनेशनल ट्रीटी की, तब तक उसको म्यूनिसिपल लॉ में अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो ये जो दो थ्योरीज हैं ये टोटली ऑपोजिट है, मोनिज्म एंड डुअलिज्म। उधर वहाँ पे डेलीगेशन थ्योरी, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी। अब हम देखेंगे 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज इंग्लैंड, यूएसए एंड इंडिया क्या प्रैक्टिस फॉलो करती हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, कस्टम एंड ट्रीटीज में। अगर हम कस्टम की बात करें तो इंग्लैंड पहले फॉलो करता था इनकॉर्पोरेशन डॉक्ट्रिन, जिसको प्रोपाउंड किया था सर विलियम ब्लैकस्टोन ने। तो इस थ्योरी को हम बेसिकली कह सकते हैं मोनिज्म थ्योरी, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल नॉर्म्स बिकेम अ पार्ट ऑफ कॉमन लॉ, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक लॉ की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अडॉप्ट हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं डेलीगेशन थ्योरी या फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्ट्रिन। लेकिन 19th सेंचुरी में इसको हमने चेंज कर दिया इन अ लैंडमार्क जजमेंट आर वर्सेस केन 1876। उसमें उन्होंने बोला कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ मस्ट बी एम्बॉडीड इन अ स्टेट्यूट, यानी कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ तब तक म्यूनिसिपल लॉ का पार्ट नहीं बनेगा जब तक उसको एक स्टेट्यूट में लॉ के जरिए से ना डाल दिया जाए। देन 20th सेंचुरी में हम फिर एक चेंज लेके आ गए। 20th सेंचुरी में हमने क्या किया, हमने वापस इनकॉर्पोरेशन डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट कर लिया। हालांकि इस बार जो हमने इनकॉर्पोरेशन डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट किया उसके अंदर हमने कुछ बदलाव किए, कुछ चेंज किया। उसमें हमने एक एक्सेप्शन रखी कि अगर इंटरनेशनल लॉ जो है वो म्यूनिसिपल लॉ यानी कि डोमेस्टिक लॉ से कॉन्ट्राडिक्शन में है तो म्यूनिसिपल लॉ प्रिवेल करेगा ओवर द इंटरनेशनल लॉ। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि पहले हम इनकॉर्पोरेशन डॉक्ट्रिन फॉलो करते थे जिसको मोनिज्म कह सकते हैं। देन हमने 19th सेंचुरी में शिफ्ट किया टूवर्ड्स डुअलिज्म। देन हम अगेन चले गए मोनिज्म की तरफ, लेकिन मोनिज्म के अंदर हमने एक एक्सेप्शन रखी कि म्यूनिसिपल लॉ जो है वो डोमिनेट करेगा ओवर इंटरनेशनल लॉ अगर इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंड पॉइंट आ गया हमारे पास इंटरनेशनल ट्रीटीज। अब इंटरनेशनल ट्रीटीज जो है उनको हम 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि वो ऑटोमेटिकली फोर्स में नहीं आती हैं, लेकिन 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ ट्रीटीज ऐसी हैं जो प्राइवेट राइट्स को इफेक्ट करती हैं। अगर कोई ट्रीटी ऐसी है जो प्राइवेट राइट को इफेक्ट करेगी तो उसको पार्लियामेंट्री असेंट चाहिए होगा यूके में। लेकिन अगर मान लो वही बहुत लेस इंपॉर्टेंट ट्रीटी है तो उसको बिना लेजिस्लेटिव एक्शन के भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि सारी ट्रीटीज ऑटोमेटिकली फोर्स में नहीं आती कंट्री में।
सेकेंडली, अगर कोई ऐसी ट्रीटी है जो प्राइवेट राइट्स को इफेक्ट कर रही है तो उस केस के अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी है, और अगर मान लो कोई लेस इंपॉर्टेंट ट्रीटी है तो उसको बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के भी इंग्लैंड में अडॉप्ट किया जा सकता है। तो दिस इज द प्रैक्टिस फॉलोड इन इंग्लैंड। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस फॉलोड इन अमेरिका। अगर हम इंटरनेशनल कस्टम्स की बात करें तो जैसी प्रैक्टिस ब्रिटेन में फॉलो की जाती है, सेम प्रैक्टिस अमेरिका में फॉलो की जाती है। इन यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस मलेक, उन्होंने बोला 1960 में दैट कस्टमरी नॉर्म्स आर पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। मतलब इनकॉर्पोरेशन डॉक्ट्रिन लग रही है, ऑटोमेटिकली वो पार्ट बन रहे हैं लॉ ऑफ द लैंड का। लेकिन टैग वर्सेस रॉजर्स 1959 में उन्होंने बोला कि अगर इंटरनेशनल कस्टम्स और डोमेस्टिक लॉ यानी म्यूनिसिपल लॉ का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस केस के अंदर जो स्टेट्यूट है यानी कि डोमेस्टिक और म्यूनिसिपल लॉ है, दैट विल प्रिवेल ओवर इंटरनेशनल कस्टम्स। फिर अगर हम इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की बात करें अमेरिका में, तो उन्होंने दो तरह की ट्रीटीज़ में डिस्टिंग्विश किया, एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज़, एक नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज़। जो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज़ हैं उनको कोई लेजिस्लेटिव एक्शन की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एनफोर्स हो जाएंगी। और अगर हम नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज़ की बात करें तो जब तक उसके रिगार्डिंग लॉ पास नहीं होगा तब तक उन ट्रीटीज़ को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, दे विल नॉट बिकम ऑटोमेटिकली बाइंडिंग। तो इंटरनेशनल कस्टम की बात करें तो सिमिलर टू ब्रिटेन है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है हम फॉलो कर रहे हैं मोनिज्म, लेकिन उसके अंदर एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि अगर डोमेस्टिक लॉ और इंटरनेशनल कस्टम का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डोमेस्टिक लॉ विल प्रिवेल। इंटरनेशनल ट्रीटी की बात करें तो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिंग। सेल्फ एग्जीक्यूटिंग के केस में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ लेजिस्लेशन। इन द केस ऑफ नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लेजिस्लेशन एंड द ट्रीटी विल नॉट बिकम ऑटोमेटिकली बाइंडिंग। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस फॉलोड इन इंडिया। इंडिया में अगर हम कस्टम्स की बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो हमने देखा पिछली दो कंट्रीज में, इंग्लैंड में एंड अमेरिका में फॉलो हो रही है, दैट इज नॉट फॉलोड। हालांकि हमारा आर्टिकल 51 क्लॉज सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है दैट वी विल रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट कि हम डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉलो कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली जो भी इंटरनेशनल कस्टम बन रहे हैं वो हम उसको फॉलो करेंगे। इन अन्ना कुमारू पिलाई वर्सेस मुठू पयाल हमने बोला इंटरनेशनली कस्टमरी नॉर्म्स आर एनफोर्स्ड। लेकिन इन एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसको हम हेबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं, उसमें हमने बोला दैट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर नाउ नॉट अ पार्ट ऑफ म्यूनिसिपल लॉ। मतलब यूडीएचआर जो है वो ऑटोमेटिकली म्यूनिसिपल लॉ का पार्ट नहीं बनेगी, यानी कि हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन को फॉलो नहीं किया। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइसेंटिंग ओपिनियन था जस्टिस HR खन्ना का, जिसके बेसिस के ऊपर अल्टीमेटली एक अमेंडमेंट हुई और आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को आउटसाइड द परव्यू ऑफ इमरजेंसी रखा। ड्यूरिंग इमरजेंसी भी बोला गया दैट आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड। जस्टिस HR खन्ना ने बोला अगर डिस्प्यूट होता है इंटरनेशनल नॉर्म्स का और डोमेस्टिक लॉ का तो डोमेस्टिक लॉ प्रिवेल करेंगे, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी तरीके से उनको हार्मोनाइज करें और दोनों को इकट्ठे चला सकें, क्योंकि ये दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हम कह सकते हैं कि जस्टिस HR खन्ना का जो व्यू था वो आज की डेट में बहुत रेलिवेंट है। उनका बहुत एक दूरदर्शी व्यू था जो आज भी बहुत रेलिवेंट है। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है बहुत इंपॉर्टेंट, नाइदर रोजेस नॉर थॉर्न्स। आई थिंक सभी लॉ स्टूडेंट्स को ये पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये उनके व्यू को बताती है कि उन्होंने किस तरह से एक डाइसेंटिंग ओपिनियन दिया जिसके कारण उनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का चांस भी चला गया। लेकिन उनको तब भी इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं था, क्योंकि आने वाले टाइम में उनके उस ओपिनियन की बेसिस के ऊपर बहुत अमेंडमेंट हुई और इस ओपिनियन को बहुत वैल्यू किया गया। मैं इस बुक का लिंक भी डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वहाँ से अमेजॉन से परचेज कर सकता है। देन इन वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1996, पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो कि इंटरनेशनल कस्टमरी नॉर्म है उसको अडॉप्ट किया हमने। तो बेसिकली आज अगर हम बात करें तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्ट्रिन को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि हम हार्मोनाइज करें इंटरनेशनल कस्टम्स को एंड डोमेस्टिक लॉ को, और अगर फिर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो डोमेस्टिक लॉ या फिर म्यूनिसिपल लॉ विल प्रिवेल ओवर इंटरनेशनल कस्टम। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के रिगार्डिंग हमारे पास दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 253। ये दोनों प्रोविजन एम्पावर करते हैं पार्लियामेंट को टू मेक लॉज, टू एनफोर्स और टू इम्प्लीमेंट एनी ट्रीटी। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मनमूल जैन में बोला कि ट्रीटी को बनाना या फिर ट्रीटी में एंटर करना एक एग्जीक्यूटिव एक्ट है, लेकिन उस ट्रीटी को एंटर करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हो सकता है कि लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट हो। तो वो लेजिस्लेशन कौन बनाएगा? दैट विल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 246 एंड 253 एंड दैट विल बी मेड ओनली बाय द पार्लियामेंट। और जो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग और नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज की डिफरेंशिएशन है जो हमने ऑलरेडी देखा अमेरिका में, हम उसको भी रिकॉग्नाइज करते हैं इन मगन भाई ईश्वर भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970। तो बेसिकली अगर हमारा कोई डोमेस्टिक लॉ या फिर हमारी कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन चेंज होने वाली है तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, तभी इंटरनेशनल ट्रीटी एनफोर्स होगी। और अगर ऐसा कोई चेंज नहीं होने वाला तो हम ऑटोमेटिकली उसको सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटी मानकर उसको हम फॉलो करेंगे। तो दिस इज अ प्रैक्टिस फॉलोड इन इंडिया। तो हमने देखा इंग्लैंड में, अमेरिका में एंड इंडिया में
क्या प्रैक्टिस फॉलो की जाती है विद रिगार्ड टू रिलेशनशिप ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। अब हम चलते हैं लास्ट थ्योरी की तरफ, दैट इज हार्मोनाइजेशन थ्योरी। ये सेपरेट अप्रोच है फ्रॉम द डुअलिस्ट एंड मोनिस्ट अप्रोच। ये जो अप्रोच है इसको दिया था रूजो एंड फिट्स मॉरिस ने, जो उन्होंने बोला कि दोनों इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ अपने अपने स्पीयर में सुप्रीम है। हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल अलग है या म्यूनिसिपल लॉ बिल्कुल अलग है। एक्चुअल में उनका कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, और अगर उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो उसको हमें हार्मोनाइज करना है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ आर नथिंग बट सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो कोर्ट्स हैं उनको मिनिमाइज करना चाहिए डिफरेंस बिटवीन दीज टू लॉज। कैसे? बाय हार्मोनाइजेशन प्रोसेस, ताकि इक्विवेलेंट पोजीशन आ सके फॉर बोथ दीज लॉज। क्योंकि म्यूनिसिपल लॉ, डोमेस्टिक लॉ अपनी फील्ड में सुपीरियर है, इंटरनेशनल लॉ अपनी फील्ड में सुपीरियर है। अगर हम दोनों को हार्मोनाइज करेंगे तभी हम एक बेटर रिजल्ट लेके आ सकते हैं, क्योंकि बोथ दिस लॉज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हमने देखा देयर आर टोटल 3 थ्योरी। सबसे पहले हमने देखा मोनिज्म, जो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ आर पार्ट ऑफ वन यूनिवर्सल लीगल सिस्टम, एंड ऑटोमेटिकली क्या होता है, डेलीगेशन हो जाती है। जब भी कोई इंटरनेशनल चीज़ आती है तो ऑटोमेटिकली वो म्यूनिसिपल लॉ का पार्ट बन जाती है। फिर हमने देखा डुअलिस्ट थ्योरी, जो टोटली ऑपोजिट थी, जो कहती है कि इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल अलग है, म्यूनिसिपल लॉ बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं स्पेसिफिक एडॉप्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, यानी कि जब तक किसी इंटरनेशनल कस्टम या ट्रीटी को डोमेस्टिक लॉ में एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के थ्रू इनैक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। फिर हमने देखी प्रैक्टिसेस क्या क्या फॉलो होती हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में एंड इंडिया में। एंड लास्टली हमने देखा हार्मोनाइजेशन थ्योरी इज द बेस्ट थ्योरी एट प्रेजेंट, जो कहती है कि दोनों ही थ्योरी गलत है। उसका रीज़न क्या है कि दोनों म्यूनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ अपनी अपनी फील्ड में सुपीरियर है, एंड हमको उनको हार्मोनाइज करना है। एंड कोर्ट्स का काम होना चाहिए कि उनको हार्मोनाइज करें, क्योंकि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो एडीएम जबलपुर 1976 में जस्टिस एच.आर. खन्ना ने अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था, आज की डेट में हम उसको फॉलो करते हुए हार्मोनाइजेशन थ्योरी को अडॉप्ट करते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए लॉ विजिट से। आगे के लेक्चर में हम करेंगे रिकॉग्निशन एंड स्टेट सक्सेशन।